हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के ही एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेंगे, तो जो कि हमारे पेज नंबर 13 और 14 पे गिवन है। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। प्रश्न 1 में कहा गया है निम्नलिखित तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। तो बच्चों हमें केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, केल्विन में, और हमें इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो ये हमें पता है, जब हम केल्विन से सेल्सियस में जाते हैं मतलब हम अपनी इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उल्टा पढ़ रहे हैं। तो जब भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट को उल्टा पढ़ेंगे तो उस केस में हम -273 करते हैं। तो ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, हम आपको दिया हुआ है 300 केल्विन। 300 केल्विन को हमें सेल्सियस इकाई में परिवर्तित करना है। तो बच्चों हम किससे माइनस कर देंगे, -273 कर देंगे। तो जब हम 300 में -273 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 227 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। सिमिलरली जो 573 केल्विन है उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, -273 कर देंगे और आंसर 300 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो आई होप ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हम ये आज अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर का सेकंड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे हमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि इसको केल्विन में परिवर्तन करना है। तो जब बच्चों इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम सीधी पढ़ेंगे, जैसे पहले सी आता है, फिर डी आता है, फिर ई, फिर ऐसे के आता है, तो इस केस में हमेशा हम +273 करते हैं, ठीक है। तो जो सेल्सियस गिवन है, जो भी टेम्परेचर गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, उसमें +273 कर देंगे तो हमारा आंसर 298 केल्विन आ जाएगा। सिमिलरली 373 डिग्री सेल्सियस में जब हम +273 कर देंगे तो हमारा आंसर 646 केल्विन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, प्रश्न 3, निम्नलिखित अवलोकनों हेतु कारण लिखिए। अब यहाँ पे हमें कुछ अवलोकन दे दिए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, नैप्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है जो नैप्थलीन बॉल्स होती है ना, जो जनरली जब हम गर्म कपड़े वापस दबाते हैं तो उसमें वाइट कलर की छोटी छोटी नैप्थलीन बॉल्स डालते हैं। तो वो कह रहे हैं जो नैप्थलीन बॉल्स होती है ना, वो समय के साथ कुछ समय के बाद जो होती है वो ठोस होती है और अपने आप ही अदृश्य हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, तो चलो इसका पता लगाते हैं आंसर का। तो आंसर क्या है इसका, जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, नैप्थलीन बॉल ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाती हैं, जिस कारण ये समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती हैं। अब बच्चों जो नैप्थलीन बॉल्स होती है उसमें ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया होती है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या है, सब्लिमेशन, जिसमें क्या होता है कि कोई भी जो ठोस चीज़ होती है वो सीधा किस में परिवर्तित हो जाती है, वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाती है। मतलब वो बिना लिक्विड में, बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा ठोस की चीज़ गैस में परिवर्तित हो जाती है, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जो नैप्थलीन बॉल्स जो होती है वो इसी ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया की वजह से ठोस अवस्था से सीधा गैस में बदल जाती है, इसीलिए वो अदृश्य हो जाती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अब इसी थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, जो इत्र की जो खुशबू होती है वो हमें दूर दूर बैठे हुए भी आ जाती है। तो इसका आंसर क्या है, जो गैस के कण होते हैं, गैस के कणों में विसरण जो होता है अधिक तेज़ी से होता है, जिससे गैस के कण वायु में मिल जाते हैं और इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी हम तक पहुँच जाती है। तो जो बच्चों जो गैस के कण होते हैं ना, उसमें विसरण बहुत जल्दी होता है। क्यों विसरण जल्दी होता है, हमने पढ़ा था कि जो गैस होती है ना उसके कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कणों क्या होती है, उनमें गतिज ऊर्जा होती है और बहुत अधिक होती है। उसी गतिज ऊर्जा की वजह से कणों के अंदर वो जो होते हैं वो एक स्थान जहाँ पर बहुत ज़्यादा खुशबू की मात्रा है और दूसरा ऐसा स्थान जहाँ पे खुशबू की मात्रा नहीं है, उन कणों की गतिज ऊर्जा के कारण वहाँ तक पहुँच जाती है, जिसको हम विसरण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। या मेरी प्रोनाउंसिएशन बच्चे हो सकते थोड़ी गलत हो, तो व्यवस्थित
कीजिए। अब हमें क्या कहा जा रहा है, जो यहाँ पे जो पदार्थ है, यहाँ पे जो हमें जल, चीनी, ऑक्सीजन, पानी आदि दिया हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि हमें इनको ऐसे क्रम में लगाना है कि जिसमें इनका आकर्षण बल बढ़े। मतलब सबसे पहले हमें वो चीज़ लगानी है जिसका आकर्षण बल कम होता है, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, और सबसे आखिरी में वो चीज़ लगानी है जिसका आकर्षण बल सबसे अत्यधिक होता है। तो हमें इनको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अब जो ठोस के कण होते हैं हमें पता है सबसे अधिक आकर्षण बल होता है, ठीक है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो एक बहुत अच्छी तरह व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। जबकि गैस के कणों में आकर्षण बल नगण्य होता है, मतलब जो गैस के कण होते हैं उनमें जो आकर्षण बल होता है मतलब न के बराबर होता है। अतः बढ़ता हुआ आकर्षण बल इस प्रकार है, सबसे पहले ऑक्सीजन, क्योंकि गैस के कणों में जो आकर्षण बल होता है वो बिल्कुल न के बराबर होता है, फिर जल, और सबसे अत्यधिक चीनी, क्योंकि चीनी जो होती है वो ठोस होती है, ठीक है। तो इसी वजह से ये आंसर है। अब आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमें यहाँ पे 3 तापमान दे दिए, 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस, और पूछा जा रहा है इन तापमानों पर, पूछा जा रहा है कि इन तापमानों पर जो जल की भौतिक अवस्था क्या होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होगी। सबसे पर तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जल द्रव और ठोस मतलब बर्फ़ में परिवर्तित होता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जल द्रव अवस्था में ही रहता है। इसीलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है जल, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था ठोस अवस्था में रहता है, और 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था और गैस अवस्था में रहता है। अब यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे ये बताया है कि 0 डिग्री सेल्सियस जो तापमान होता है ना, उस तापमान पर जो जल जो होता है, जब पानी से बर्फ़ बन रही होती है ना, तो पानी से बर्फ़ बन रही होती है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस समय क्या होता है, कुछ पानी की तो बर्फ़ बन जाती है और कुछ पानी तब भी बर्फ़ में रह जाता है ना। तो इसलिए 0 डिग्री तापमान पर जो जल होता है वो द्रव भी होता है, मतलब लिक्विड भी होता है, और ठोस भी होता है, मतलब ठोस बर्फ़ के रूप में होता है, क्योंकि कुछ बर्फ़ जम गई होती है, कुछ जम रही होती है, परिवर्तित होता है। और जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल जो होता है, जो पानी होता है वो द्रव अवस्था में भी होता है और गैस अवस्था में भी होता है। वो कैसे, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी या तो उबल रहा होता है और कुछ पानी उबल चुका होता है, जो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में बदल जाता है। तो अतः 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जल जो होता है द्रव अवस्था में रहता है। और ये भी कहा जा रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच जो होता है जल हमेशा द्रव अवस्था में ही रहता है, चाहे हमें कोई भी टेम्परेचर दे दे, 1 डिग्री दे दे, 2 डिग्री दे दे, या हमें 65 डिग्री सेल्सियस दे दे, तो उन सब अवस्थाओं में जो जल होगा वो द्रव अवस्था में ही होगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस जो हो गई वो 0 से 100 के बीच में आ गई, तो इसीलिए जो जल है इस ताप पर जो द्रव अवस्था में जल होता है, ठीक है। ऐसे ही जल जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर, अभी हमने पढ़ा था, उसमें या तो बर्फ़ जम गई होगी या कुछ पानी की बर्फ़ जमनी बची होगी, तो इसलिए जो जल होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था तथा ठोस अवस्था में रहता है, और जल 100 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर द्रव अवस्था और गैस अवस्था दोनों में ही रहता है। तो आई होप बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है पुष्टि हेतु कारण दीजिए। अब यहाँ पे हमें इनका कुछ स्टेटमेंट दे दिए और हमें इनकी पुष्टि करनी है और हमें कारण बताना है। तो सबसे पहला क्या है, जल कमरे के ताप पर द्रव है। तो यहाँ पे वो कह दिया कि जल जो होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो क्यों होता है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। जल कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि इसमें बहाव होता है और यह उसी बर्तन का आकार ले लेता है जिसमें इसको रखा जाता है। तो इसलिए जो होता है जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। वो कहते हैं जो लोहे की अलमारी होती है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि जो लोहे की अलमारी होती है वो पिघल रही होती हैं हमारे कमरे के ताप पर। तो ऐसा क्यों होता है कि जो लोहे की अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है क्योंकि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, ये दृढ़ होती है और इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। तो बच्चों जो लोहे की अलमारी होती है वो कमरे के ताप पर ठोस क्यों होती है, क्योंकि इसका आकार निश्चित है, इसका आयतन निश्चित है, ये दृढ़ होती है, इसका घनत्व भी बहुत अधिक होता है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर वो सारी विशेषताएँ लिख दी ठोस की जो हमने पढ़ी थी। तो इसीलिए जो लोहे की अलमारी है वो कमरे के ताप पर ठोस होती है। और ऐसे ही हमें कुछ भी आ जाए, जल कमरे के ताप
पर द्रव है तो हम सारी द्रव की जो भी विशेषताएं पढ़ी थी हम वो लिख देंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 273 केल्विन पर बर्फ़ को ठंडा करने पर तथा जल को इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है। अब वो कहते हैं हमें बर्फ़ से ज़्यादा ठंडक क्यों मिलती है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो जब बर्फ़ पिघलती है तो ये वातावरण से गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा अवशोषित करता है, जिसके फलस्वरूप बर्फ़ के ठंडा होने पर अधिक शीतलता का अनुभव होता है, जबकि जल के ठंडा होने पर शीतलता का अनुभव कम होता है। तो यही यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो बर्फ़ है जब वो पिघलती है तो हमने बताया था ना कि गुप्त ऊष्मा होती है। तो जब बर्फ़ पिघल रही होती है तो बर्फ़ कैसे पिघलती है, उसको वातावरण में गर्मी मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो वो उस ऊष्मा को लेकर क्या हो रहा है, बर्फ़ पिघल रही है। तो जब बर्फ़ पिघलती है तो इस स्वरूप जो गुप्त ऊष्मा के बराबर जो होती है ना हमारे आसपास, उतनी ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है। इसी वजह से जो बर्फ़ होती है वो ज़्यादा ठंडक देती है, और जबकि जो जल होता है वो ठंडा होने पर भी इतनी शीतलता, इतनी ठंडक हमें नहीं देता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक महसूस होती है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि जो पानी उबल रहा होता है उसमें जल से हमें ज़्यादा जलन महसूस होती है या भाप से जलने में ज़्यादा जलन महसूस होती है। वैसे तो बच्चों दोनों से ही जलने में बहुत जलन महसूस होती है, लेकिन आंसर में पूछा गया है कि जल से ज़्यादा जलने की तीव्रता महसूस होती है या भाप से। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, भाप से जलने की तीव्रता अधिक महसूस होती है, क्योंकि भाप के कणों से अधिक मात्रा में गुप्त ऊष्मा निकलती है। यह ऊष्मा भाप के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा के रूप में अवशोषित होती है। अब यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे ये बताया है कि भाप से जलने में ना ज़्यादा तीव्रता अधिक महसूस होती है जलने की। क्यों, क्योंकि जब हमने बताया था जब पानी उबलता है ना, तो पानी उबलते हुए जो उसके कण होते हैं तभी जब उसके आकर्षण बल कम होगा तभी तो पानी उबलकर गैस बनेगा। तो क्या होता है, जब वो पानी उबलकर गैस बन रहा होता है तो उस समय वो अतिरिक्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो भाप बन जाता है। जब वो भाप बन के अब वही अगर हम आपको जलाएगी तो क्या होगा, वो भाप हमें ज़्यादा जलन महसूस करेगी, क्योंकि उसके अंदर गुप्त ऊष्मा छुपी हुई है, वो ऊष्मा जब उसने भाप बनते हुए ली थी, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्रों के लिए A, B, C, D, E तथा F की अवस्था परिवर्तन को नामांकित कीजिए। अब बच्चों यहाँ पे ना हमें ना एक चित्र दे दिया है और इसमें हमें ये बताना है, हमें यहाँ पे नाम दे दिए जैसे A, B, C, D, E और F। अब हमें जो भी इनकी अवस्था में परिवर्तन होने में जो प्रोसेस लग रहा है, जो प्रक्रिया लग रही है, उसको नामांकित करना है। तो जैसे अब हम देखेंगे ठोस है, यहाँ पे एक कहाँ पे जा रहा है, इसका एरो देखो, ठोस जो है वो यहाँ पे ऐसे जा रहा है और ठोस से क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है, उसको नाम दे दिया A। तो जब बच्चों ठोस से द्रव बनता है तो उसको क्या कहेंगे, पिघलना, क्योंकि यहाँ ठोस द्रव में बदल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बी की अवस्था देखो, बी कहाँ है कि द्रव जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। तो बी क्या हो गया, वाष्पीकरण, क्योंकि यहाँ द्रव गैस में परिवर्तित हो रहा है। अब उसके बाद सी देखेंगे, सी में क्या है, वो गैस से वापस क्या बन रहा है, द्रव बन रहा है। तो जब कोई चीज़ गैस से द्रव बनती है तो उसको क्या कहते हैं, संघनन। यहाँ गैस द्रव में परिवर्तित हो रही है, ठीक है। उसके बाद डी आ गया, डी में क्या है, डी द्रव से किस में बदल रहा है, ठोस में। जब कोई चीज़ द्रव से ठोस में बदलती है तो उसको क्या कहते हैं, जमना। यहाँ द्रव ठोस में बदल रहा है, ठीक है। अब उसके बाद ई देखेंगे, ई में क्या है, ई में क्या है, जो ठोस है, यहाँ पे ई है ना, ये रहा ई, तो ठोस जो है वो किस में बदल रहा है, गैस में। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन क्यों, क्योंकि यहाँ ठोस बिना द्रव अवस्था में आए गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। और ठीक इसी प्रकार जो गैस है वो वापस, ये क्या नाम दे दिया, एफ, ठोस में परिवर्तित हो रही है, तो वो एफ का क्या आ जाएगा, तो वो भी क्या आ जाएगा, ऊर्ध्वपातन। यहाँ गैस बिना द्रव अवस्था में आए ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रही है। तो बच्चों आई होप आपको अभ्यास के ये सारे प्रश्न उत्तर के आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।